2.5 घंटे की मुलाकात नहीं थी, ये आधे घंटे की मुलाकात थी। और इस मुलाकात से पहले मुझे शक हो गया था कि ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा, क्योंकि बेगम साहब और मुझे कभी इकट्ठा मुलाकात करने की इजाज़त नहीं होती थी और हमारे को ख़ास दिनों पर तलब किया जाता था। और जब वो एक दिन आए जब ना बेगम साहिबा का मुलाकात का दिन था या मेरे मुलाकात का दिन था और हमें कहा कि आप दोनों की मुलाकात है, तो हमने सवाल पूछे कि क्या ये आखिरी मुलाकात है, तो कोई जवाब नहीं मिला। 15-20 मिनट के लिए गायब हो गए। तो मैंने बेगम साहिबा को कहा कि मेरा दिल कहता है कि ये आखिरी मुलाकात है, तो मैं कहूँगी कि मैं बीमार हूँ और अगर वो इसको बीमारी को तस्लीम करते हैं तो हो सकता है हमें वक्त मिले। तो मैंने कहा मैं बीमार हूँ, अगर आखिरी मुलाकात है मैं चलती हूँ, मगर अगर आखिरी मुलाकात नहीं है तो हम कल चलेंगे। तो उन्होंने कहा, वापस गायब हो गए। आखिर में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मगर जब तक ये मालूम कर रहे थे मैंने अपनी एक सहेली को एक नोट लिखा कि आप पार्टी लीडर्स को कह दें कि हमें आखिरी मुलाकात के लिए बुला रहे हैं और आप लॉन्ग मार्च का कॉल दे दें। और मैंने ये जो भुट्टो साहब का खाना था उस खाने के अंदर जो नौकर था वो जाता था खाना उठाने के लिए, उस नौकर ने इसको अपने बालों में छुपाया और अपने सर में टोपी पहना और ये कागज इतना छोटा मैंने कर दी थी, खाली 2 लाइन लिखी और भेज दी। उस वक्त में उन लोगों ने आ गया पुलिस वालों ने और कहा आखिरी मुलाकात नहीं है, मगर क्योंकि ये सब अब नॉर्मल था, रूटीन के मुताबिक नहीं था, तो मुझे शक लग गया था। दूसरे दिन जब हम निकल पड़े 3 तारीख को सियालत पुलिस हाउस में हम गिरफ्तार थे और पुलिस एस्कॉर्ट से हम निकल पड़े, तो मुझे और शक पड़ा। जब हम भुट्टो साहब के पास पहुंचे तो उस वक्त उन लोगों ने वो जो आयन बाज होते थे जिसके पीछे वो कैद थे वो बाज नहीं खोले, मगर उनने भी मेरे तरफ देखे, बेगम साहबा की तरफ देखे और कहा कि आप दोनों इकट्ठे आ गए हैं, क्या इसका मतलब है कि ये आखिरी मुलाकात है। बेगम साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम। मैंने कहा हाँ है, मेरे को लगता है कि ये आखिरी मुलाकात है। फिर भुट्टो साहब ने तलब किया जेल सुपरिंटेंडेंट को कि क्या ये आखिरी मुलाकात है कि नहीं। जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपने आंख झुका दी जिससे हमें तस्दीक हुई कि ये है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ब्लैक वारंट कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि ब्लैक वारंट आज सुबह पहुंच गया है, मतलब 3 तारीख को पहुंच गया है। तो भुट्टो साहब ने कहा फिर फांसी का वक्त किस वक्त होगा, तो उन्होंने कहा सुबह 5 बजे फांसी का वक्त तय किया गया है। यह आखिरी मुलाकात थी और मैं चाहती थी कि वो सूर्या को खोलें, मगर उसके बावजूद वो इतने संग दिल थे कि वो मुल्क के वजीर आजम रहे थे, मुंतखब वजीर आजम। जब मुल्क तकसीम हुआ था याया खान के दौर में, तो भुट्टो साहब ने मुल्क को बचाया था। उस वक्त हिंदुस्तान के जनरल मानिक शॉ ने कहा था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को एक और तोहफा देंगे। उनका मतलब था कि वेस्ट पाकिस्तान को भी हम तोड़ देंगे। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को बचाया था। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को पुरअमन एथनिक प्रोग्राम दिया जिसकी वजह से आज भी हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब एक बेटी ने ये बात की कि आखिरी मुलाकात में मैं वालिद को खुदा हाफिज कहना चाहती हूँ, आप ये बाज खोलें, तो बाज तक नहीं खोले। हम आए तो मैंने उनने दोनों को देखा और ये अजीब था, ये नॉर्मल नहीं था, ये रूटीन नहीं था। तो उनका भी सबसे पहले सवाल था कि क्या ये आखिरी मुलाकात है, और मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे दिल की आवाज कह रही थी कि ये झूठे हैं, हमें झूठ कह रहे हैं, हमें इकट्ठा नहीं ले आते हैं और कभी भी बीमारी के लिए उनको परवाह नहीं रही है। तो इस दफा मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ और फिर भी वो कहें कि ठीक है, तो मुझे मालूम था, मंसूबा था, और भुट्टो साहब भी देख करके कहें। और फिर इसकी बात की तस्दीक जेल सुपरिंटेंडेंट को तलब की और उसने तस्दीक कर ली। हर वक्त मुस्कुराते हुए, हर वक्त बहादुरी से और हिम्मत से, वो हर वक्त मुझे कहते थे आप परेशान क्यों होते हैं, ये दिन गुजर जाएंगे। हर दिन गुजरता जाता है, खुशी का दिन गुजर जाता है, मुश्किल का दिन गुजर जाता है, ये भी दिन गुजर जाएंगे। मगर उनको पहले दिन से मालूम था कि उनको कत्ल करेंगे। और मुझे याद है जब वो कोट लखपत जेल में होते थे और अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, हर वक्त मुझे कहते थे कि ये जो मौलवी मुश्ताक को यहाँ बिठाए हैं, इनको ये ड्यूटी दिए हैं कि मुझे कत्ल करें। और वो हमें ये कहते थे कि ये लोग अगर बाइज्जत होते हैं तो 5 जुलाई की रात को जब इन लोगों ने ये कूट अटैक किया है, उसी रात हमें मार देते, मुझे मार देते भुट्टो साहब को।
گولی کے ساتھ مار دیتے ہیں، وہ ایک کلین ڈیتھ ہے، مگر کیونکہ یہ ڈس آنریبل لوگ ہیں تو مجھے مارنے سے پہلے جینا نہیں دینے چاہتے ہیں، مرنے کے موقع سے پہلے جینا نہیں دیتے ہیں، اور یہ مجھے کبھی بھی گرفتار نہیں کرتے ہیں ایک جھوٹے مقدمے پر، اگر ان کا ارادہ نہیں تھا کہ مجھے قتل کیا جائے۔ تو پہلے دن سے ان کا یہ ایمان تھا۔ ہم کہتے تھے نہیں کیسے قتل کریں گے، پاکستان کے اندر لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، وہ کبھی نہیں برداشت کریں گے باقی دنیا سے، اور وہ ہنس کر کے مجھے کہتے تھے کہ آپ آکسفورڈ اور ہارورڈ میں پڑھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، ایسے نہیں ہوتا۔ مجھے کبھی بھی، میں منتخب وزیر اعظم ہوں پاکستان کا، پہلے منتخب وزیر اعظم، میں نے 90,000 فوجی قیدی باعزت طریقے سے ہندوستان کے کیمپوں سے یہاں لے آئے، میں نے 5,000 مربع زمین ہندوستان سے باعزت طریقے سے لیا، جو اس وقت کہا تھا کہ 67 وار میں جو مڈل ایسٹ میں عربوں نے زمین ہاری تھی، ان کو اب تک نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ میں نے متفقہ آئین دیا، میں نے غریبوں کو عزت دیا ہوں، میں نے ایٹمی پروگرام کیا ہوں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے بیرونی ملکوں سے دھمکی ہوتا تھا کہ آپ یہ ایٹمی پروگرام نہیں کریں، نہیں تو تمہارا ہاربل اگزامپل بنایا جائے گا۔ اور ضیاء جب اردن میں تھا اس وقت ہی انہیں فلسطینوں کے قتل میں ملوث ہو گیا تھا، اور اس کی یہ ڈیوٹی لگی گئی ہے، ایک سودا کیا گیا ہے، اور سودا یہی ہے کہ پاکستان کی پرامن ایٹمی پروگرام میں رکاوٹ ہوگی اور ان کو اقتدار ملے گی اور یہ مجھے مار دیں گے۔